हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स क्लासेस बाय सर राघव महेश्वरी एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट मैथ पढ़ने से नहीं करने से होगा। तो बच्चों आज करेंगे हम क्लास 12th में चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट से ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के टाइप जो आपके बोर्ड में 5 मार्क्स को पक्का कर देंगे। तो बच्चों ये टाइप बोर्ड हर साल पूछता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिएगा, दो मैट्रिक्स दे दी आपको। अब आपको पहला काम क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान है। फिर उसके बाद इस प्रोडक्ट की हेल्प से आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। तो बच्चों आप लोगों ने सुना भी होगा अपने क्लास में, और मैं बता भी देता हूँ आपको, हम मैट्रिक्स की हेल्प से हम लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे और इस प्रोडक्ट का क्या रूल है, यूज होगा इसके अंदर इस क्वेश्चन में, चलिए उसको समझते हैं। और ये क्वेश्चन आपको 101% वापस से बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए पहला हम क्या काम करेंगे, हम प्रोडक्ट निकालते हैं ए और बी। मैंने दोनों मैट्रिक्स लिख दी। प्रोडक्ट निकालने का तरीका समझिएगा। आपको फर्स्ट रो ये रो होती है और ये वाली कॉलम, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से जब आप मल्टीप्लाई करोगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका फर्स्ट एलिमेंट, सिमिलरली सेकंड एलिमेंट, सिमिलरली थर्ड एलिमेंट। तो चलिए करते हैं। -4 को +1 से करूंगा -4, साइन बीच में आएगा दोनों एलिमेंट्स के बीच में प्लस का। 4 की 1 से करूंगा तो +4, 4 की +2 से करूंगा तो +8। नेक्स्ट -4 की -1 से करी तो +4, 4 -2 -8, 4 1 जा +4। नेक्स्ट 4 -4, 4 -2 -8 एंड 4 3 जा +12। सिमिलरली अब फर्स्ट रो बन गई आपकी। अब सेकंड की, सेकंड कैसे बनाओगे, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो की सेकंड कॉलम और सेकंड रो की थर्ड कॉलम। जब ये आप करोगे तो फिर से आपकी क्या आ जाएगी, सेकंड रो। सिमिलरली जब थर्ड की करोगे तो ये क्या देगा आपको, आपकी थर्ड रो। तो ये देखो 7 1 जा -7, फिर +1, फिर +6। सिमिलरली -7 का -1 से करूँगा तो +7, फिर -2 और उसके बाद +3, फिर उसके बाद -7 -2 और +9। नेक्स्ट 5 1 जा 5, -3 और -2, उसके बाद -5, फिर +6, फिर -1, सॉरी हाँ ठीक है, इस रो की इस कॉलम से करें ना, -1, फिर उसके बाद +5, फिर उसके बाद +6, फिर उसके बाद -3। यहाँ तक क्लियर है, +5 +6 और -3, ठीक है जी। अब बच्चों करो प्लस माइनस, 4 से 4 गया, यहाँ क्या रह गया 8, उसके बाद ये सब 0, 8 4 12 -12, ये खत्म, 7 1 और 7 6, अच्छा 7 ये भी 7 3 10, 10 में 2 गए 8, तो यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या बचा 8, 7 2 9 कैंसिल, 5 3 2 5, 6 5 और 1 6, 5 6 11, 6 में से 8 11 गए तो सॉरी 11 में से 3 गए तो 8, 0 0 8। अब हम इसको क्या ले सकते हैं, देखो सब में से एलिमेंट में से 8 कॉमन आ रहा है, तो मैट्रिक्स में जब कॉमन लेते हैं तो वो हर एक रो और हर एक कॉलम से आएगा। अब 0 0 में से कुछ भी कॉमन ले लो, वो आंसर तो 0 ही रहना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ये आपका आंसर क्या आ गया, ये प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, ए बी किसके इक्वल आ गया, 8i। तो अब याद रखना क्वेश्चन के अंदर जब भी ये प्रोडक्ट और इसकी हेल्प से इक्वेशन सोल्व करनी हो, तो राइट साइड में या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ही कोई मल्टीपल बन जाएगा, जैसे 8i, जैसे 7i, जैसे 2i, इस टाइप से। तो इन क्वेश्चंस के अंदर याद रखना इसी टाइप का आंसर आना चाहिए। मान लो अगर यहाँ 1 की जगह, यहाँ मतलब ये 1 तो था, यहाँ पे 8 की जगह मान लो 10 बच जाता, अब आप अपनी कैलकुलेशन दोबारा चेक करते, क्योंकि बचना यहाँ पे 8 ही चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको की पॉइंट बताया अपने क्वेश्चन को बाइफरगेट करने का। नेक्स्ट अब बच्चों यहां तक तो आ गया कि ए बी किसके इक्वल आ चुका है, हमारे 8i के इक्वल आ चुका है, हमारी एक इक्वेशन तो आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन लीनियर इक्वेशन को लिखते हैं और इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, मैट्रिक्स के टर्म्स में। सो x - y + z = 4, ठीक है। उसके बाद x - 2y - 2z = 9, उसके बाद 2x + y + 3z = 1। ये आपको समझ में आ गया। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो मैट्रिक्स किसकी बनती है, इसकी कोफिशिएंट्स की, जो आपके वेरिएबल्स है उसके कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बनती है। तो हम लिखेंगे कन्वर्टिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, पहला मैट्रिक्स देखो कितने बाय कितने का बनेगा, ऑर्डर क्या रहेगा मैट्रिक्स का, 3 क्रॉस 3, क्योंकि 3 ही एलिमेंट, 3 रो है और 3 ही कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे भी एक्स का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 2,
ठीक है जी। फिर यहाँ पे -1 -2 और +1, -1 -2 +1, उसके बाद बच्चों 1 -2 और +3, 1 -2 और +3, एक मैट्रिक्स बन गया। अब ध्यान से देखो, क्या ये मैट्रिक्स इसके बराबर है बी के? देखो 1 1 2 1 1 2, -1 -2 1 1 -2 3, सेम है या नहीं? तो इसका मतलब जो ये इक्वेशंस आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में, वो पक्का किसी ना किसी गिवन मैट्रिक्स के बराबर आएगी, या तो मैट्रिक्स के इक्वल आएगी, या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक और क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो उसमें वो उसके ट्रांसपोज के इक्वल आ रही है। तो ध्यान देना, इस टाइप का आपको पक्का मिलेगा। ये जो लीनियर इक्वेशंस दे रखी होंगी, इनकी जब आप मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो गिवन मैट्रिक्स से कहीं ना कहीं वो बन रही होगी, ठीक है? तो इसको ध्यान रखना। अब इसके बाद एक मैट्रिक्स हम एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, वो क्या आएगी आपकी एक्स वाई जेड। और बच्चों ये जो लास्ट कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स सी नाम दे देते हैं इसको, ये क्या होगी 4 9 1। अब बच्चों ध्यान दो, मैंने इसको इस फॉर्म में लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बी एक्स को बराबर लिखना पड़ेगा सी के। ये आप सब जानते होंगे पहले से, आप करके देख लेना। इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये पहली इक्वेशन बन जाएगी, जब इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड, और ऐसे ही थर्ड। नेक्स्ट काम, तो हमें चाहिए एक्स की वैल्यू। सोल्व का मतलब क्या होता है, इन वेरिएबल्स की एक्स वाई और जेड की वैल्यू बताओ। सो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो, बी इनवर्स से। सो बी इनवर्स सी। आप यहाँ पे लाइन लिख सकते हो, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय बी इनवर्स। और ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वरना आप पेपर में डायरेक्टली एग्जाम में आप ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर x इक्वल्स टू बी इनवर्स सी। अब आपको बी इनवर्स निकालना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो इस चीज को भूल जाते हैं कि ऊपर कुछ आया था हमारा पीछे रिजल्ट, उसको छोड़ो और हम फिर इनवर्स निकालने लग जाते हैं। अब ये क्वेश्चन था 5 नंबर का और वो करके आएंगे 10 नंबर के हिसाब से। बेटा 10 नंबर मिलने ही नहीं, और ऊपर से कट हो जाएगा कुछ ना कुछ नंबर, क्योंकि यहाँ तो चलो बोल दिया उसने हैंड सोल्व। अगर ये लिखा था यूज दिस प्रोडक्ट टू सोल्व द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तब आपको इसी प्रोडक्ट की हेल्प से ही आपको ये सोल्व करना है। अगर आप इनवर्स निकाल के कर रहे हो, पहले बी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे हो, एडजॉइंट निकाल के, डिटरमिनेंट निकाल के, और फिर उसको सोल्व कर रहे हो, तो 101% आपका मार्क्स डिडक्ट होगा, क्योंकि आपकी अप्रोच गलत थी। जो क्वेश्चन ने कहा था वो आपने उस तरह से उसको अटेम्प्ट करा ही नहीं। वो नॉलेज भी चेक करते हैं कि आपको आपकी कॉन्सेप्ट की कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो समझ में आई मेरी बात? इसके बाद ध्यान दो, जब बी इनवर्स, अब इस जो पहली इक्वेशन आई थी, पहली इक्वेशन वापस से लिखते हो, ए बी किसके बराबर था, 8 आई के। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बी इनवर्स। तो मैं क्या करूंगा, पोस्ट मल्टीप्लाई, देखो बी राइट साइड में है ना, तो पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं बी इनवर्स से, पोस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय बी इनवर्स। जब मैं बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये तो ए बी और बी इनवर्स। अब बी इनवर्स से बी वैसे कैंसिल हो जाता है, लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, और 8 आई बी इनवर्स, तो ये बन जाएगा आपका ए, और यहाँ पे क्या आ गया 8 बी इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो वो सेम ही रहती है। सो बी इनवर्स क्या आ गया आपका, बी इनवर्स आ गया 1/8 मैट्रिक्स ए। तो आपको बी इनवर्स कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, और आपका सीधा सीधा बी इनवर्स निकल के आ चुका है, क्योंकि आपको ए मैट्रिक्स तो पता है। इसको 1/8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इनवर्स। अब चलते हैं, हमें निकालना क्या था, एक्स। एक्स किसके बराबर था, बी इनवर्स सी के। सो यहाँ तक का नोट करो। अब फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। तो बच्चों अब x की वैल्यू के अंदर पुट करते हैं हम। x क्या था, 1/8 ए सी। सो 1/8 a की वैल्यू क्या है आपकी, -4 -7 +5 4 1 -3 और 4 3 1। और c की वैल्यू और पुट करते हैं हम। c मैट्रिक्स क्या था हमारा, c मैट्रिक्स था 4 9 और 1, 4 9 एंड 1। चलो इसकी प्रोडक्ट करते हैं हम। प्रोडक्ट करने का वही तरीका होता है बेटा, रो की कॉलम से। तो एक ही कॉलम है तो हमारे पास एक ही एलिमेंट आएगा, फिर अगला एलिमेंट अगला एलिमेंट। वैसे आपको पता है ये 3x3 की मैट्रिक्स है। ये नंबर ऑफ रोज कितनी है बेटा, 3, और कॉलम कितना है 1। अब जब ये प्रोडक्ट होगा तो कितने बाई कितने की मैट्रिक्स आएगी, देखो ये तो सेम होना चाहिए। उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो 3x1 की बनेगी। सो ध्यान दो, -4 × -4 -16, 9 4 जा +36 और प्लस का 4। उसके बाद 7 4 जा 28 माइनस का प्लस का 9 और प्लस का 3। फिर उसके बाद 5 4 जा 20, फिर माइनस का 27 और प्लस का 1। इनको करते हैं सेल्फ सोल्व। 1/8, 40 में से 16 गए तो 40 - 16 बताओ भाई, 24। ठीक है। उसके बाद 9 और 3 12, 28 में से 12 गए तो माइनस का 16। उसके बाद
20 21 21 20 और 1 21, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? -1 इंटू 1 -1, सो यहाँ पे -1, सो -28 और +8 -8। अब 8 से अंदर डिवाइड करेंगे 1/8 से, तो क्या होएगा, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा -2 और ये आ गया आपका -1। और ये किसके इक्वल था? एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स क्या था? एक्स वाई जेड। सो जब मैं कंपेयर करूंगा दोनों मैट्रिक्स को, सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3, वाई की वैल्यू -2 और जेड की वैल्यू -1। तो ये आपका सोल्यूशन है। आपको इस अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, जो सीबीएसई ने अपने 2025 में ही पूछा है किसी ना किसी सेट के अंदर, तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, आपको एक मैट्रिक्स दे दिया, आपको सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है। अब आपको क्या निकालना है? ए का इनवर्स। पिछले क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट निकालना था ए बी का, बट अभी आपको प्रोडक्ट नहीं निकालना, आपको ए इनवर्स निकालना है। तो कैसे निकालोगे? इनवर्स निकालने का तरीका हमें पता है। ए इनवर्स क्या होता है? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है ना। तो आपको क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए, एक तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, दूसरा उसका एडजॉइंट। जब ये दो चीजें आप निकाल लोगे तो आपका पास ए इनवर्स आ जाएगा। तो चलो हम सबसे पहले इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स के लिए हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैं फटाफट कर रहा हूँ कैलकुलेशन में, मान के चलता हूँ आप लोगों को आता है डिटर्मिनेंट निकालना। स्टेप्स में फिर भी बता दूंगा। आप फर्स्ट रो के लोग एक्सपेंड करो, साइन क्या लोगे? प्लस माइनस प्लस, ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन टाइम है तो हम क्वेश्चंस पे फोकस ज्यादा करेंगे। सो प्लस माइनस प्लस कर रहे हैं तो ये बच्चों ये 1 आगे, उसके बाद ये रो ये कॉलम खत्म करो, उसके बाद इन ये जो डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बचा है इसका डिटर्मिनेंट -1 और माइनस का साइन और -2 इंटू -1 +2। सो ये अच्छा, अब नेक्स्ट बारी -2 की रो कॉलम खत्म, -2 और ये 0, फिर 0 इंटू समथिंग 0, ठीक है। तो इसको आगे आपको नहीं लिखने की जरूरत कोई भी, आप इसको सोल्व करो। ये -3 हो गया, माइनस ये +4 हो गया, तो आपका 1 आ गया। तो ए का डिटरमिनेंट कितना आ गया है? 1। डिटरमिनेंट निकाल लिया। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए? कोफैक्टर्स। तो हम सभी कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। a11 a11 निकालने का तरीका -1 की पावर 1 + 1, वही सेम रो कॉलम खत्म करो, ये आपके पास क्या आएगा? -3। तो a11 कितना आ गया? -3। a12 -1 की पावर 1 + 2, सो मैं -1 लिख दूं क्योंकि ओड पावर है। -1 की ओड पावर करने पे -1 रहेगा, इवन पावर करने पे +1 बन जाएगा, ये सबको पता होगा। ये रो ये कॉलम खत्म करेंगे तो -2 और 0, सो -2, तो ये कितना आ गया? +2। सिमिलरली a13 क्या बनेगा? माइनस ये +2 हो जाएगा ना खाली, हाँ ठीक है। फिर a21 के लिए बार माइनस का साइन, ये रो ये कॉलम खत्म, सो 2 और 0, 2 आ गया। a22 क्या आएगा बच्चों? a22 के लिए ये रो ये कॉलम खत्म करोगे, +1 0, तो +1 रहा। a23 में साइन क्या रहेगा? माइनस का। अंदर देखो, अब ये रो ये कॉलम खत्म करोगे तो -1 और 0, सो -1, तो ये क्या बन गया आपका? +1। यहाँ तक सबको क्लियर है? उसके बाद a31 के लिए ये रो कॉलम खत्म किया तो -4 और 0 +4, सॉरी -4 है ना, 2 इंटू -2 -4 फिर a32 के लिए अच्छा साइन क्या रहेगा? बार माइनस का। ये रो ये कॉलम खत्म किया तो -2 और 0 -2, ये क्या बन गया आपका? +2। और a33 ये रो ये कॉलम खत्म करोगे तो -1 और माइनस माइनस +4, तो -1 और +4 +3। तो अब आपका एडजॉइंट क्या बनेगा? एडजॉइंट क्या होता है? ये कोफैक्टर मैट्रिक्स जो बना है इसका ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स लिखते हैं फटाफट हम, -3 -2 -4, कॉलम वाइज लिख रहा हूँ मैं, -3 -2 -4, ठीक है। फिर उसके बाद 2 1 2 2 1 2 और उसके बाद -2 1 और 3, -2 1 और 3। फिर इसका क्या लेंगे हम? ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लेके हमारे पास क्या बन जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। जो रो थी वो कॉलम बन गई, जो कॉलम थी वो रो। तो -3 2 -2 सेम, -2 1 1 -4 2 और 3। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बात। अब एडजॉइंट आ गया तो ए इनवर्स क्या हो गया बच्चों? ए इनवर्स था ना 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए का डिटर्मिनेंट कितना था? अभी हमने निकाला था 1 ही था, तो बस फिर ये एज इट इज आपका क्या आ गया? ये ए इनवर्स ही आ गया आपका। समझ में आया? क्लियर है? तो ए इनवर्स को हम बार बार नहीं लिख रहे। यहाँ तक का काम हो चुका है हमारा। अब इसके बाद
हमें इन इक्वेशन को सोल्व करना है। अब इन इक्वेशन को फटाफट लिखेंगे, तो एक बार मैं आप लोग ये नोट कर लो, मैं इरेज कर देता हूँ। बच्चों एक छोटी सी करेक्शन है, उसको ठीक कर लेना। हमारा जो A13 आया था, जो यहाँ पे लिखा हुआ था, वो +2 था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या आएगा +2, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। देखो अब लीनियर इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, कन्वर्टिंग इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में मैं क्या करने वाला हूँ, इन इक्वेशंस को कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो देखो कोफिशिएंट बताओ इसके, x का कोफिशिएंट क्या है, पहले में 1, अगले में x का कोफिशिएंट 2, उससे अगले में x है ही नहीं तो 0। नेक्स्ट y का कोफिशिएंट -2, उससे अगले में -1 और उससे अगले में -2। फिर z है ही नहीं तो 0, अगले में z है -1, उससे अगले में z है +1। यहाँ तक सबको क्लियर। अब ध्यान दो, मैंने आपको कहा था आपको चेक करना है कि जो आपकी ये जो मैट्रिक्स बन के आएगी, ये गिवन मैट्रिक्स से कुछ ना कुछ रिलेशन पाएगा। तो यहाँ देखो आप, क्या फर्क है, देखो सेम दिख रही है, सेम सी। फर्क क्या है, जो इसकी रो है वो इसकी कॉलम है, जो इसकी कॉलम है वो इसकी रोज है। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स इसका क्या है, ट्रांसपोज। तो सीधा सीधा आपको ये क्या दे दिया, ए ट्रांसपोज। लेट कर लेते हैं इसको बी, और हमें दिख रहा है बी मैट्रिक्स क्या है, ए ट्रांसपोज के इक्वल। ठीक है, तो बस इसी बात का हम यूज करने वाले अपनी कैलकुलेशन के अंदर। अच्छा, और मैट्रिक्स क्या नाम दूं, एक्स मैट्रिक्स हो जाएगा अपना XYZ। और आपकी सी मैट्रिक्स क्या हो चुकी है, सी मैट्रिक्स आपकी होगी कांस्टेंट 10, 8 और 7, 10, 8 और 7। अब हमें x चाहिए। अच्छा, बी एक्स किसके बराबर है बच्चों, सी के। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, बी इनवर्स सी। अब जो हमारा ये इनवर्स निकल रहा था, इसका ही यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब दोबारा से बी इनवर्स नहीं निकालने वाले। कैसे करेंगे, ध्यान दो। बी की वैल्यू क्या थी, ए ट्रांसपोज ना, तो यहाँ पे रखते हैं ए ट्रांसपोज का इनवर्स सी यूजिंग 1। यहां तक बात समझ में आई। अब बच्चों ए ट्रांसपोज का इनवर्स लूं या ए इनवर्स का ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी होती है क्या कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स लूं, ये किसके बराबर होगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज लूं। इनवर्स और ट्रांसपोज आपस में चेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि मेरे पास ए इनवर्स है और इनवर्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना तो बहुत आसान है, बजाय कि पूरा फिर से मैं एक नई मैट्रिक्स लूं, उसका फिर से इनवर्स निकालूं, डिटर्मिनेंट को फैक्टर मैट्रिक्स एडजॉइंट, ये सब काम नहीं करना। ए इनवर्स का यूज करके हमें क्वेश्चन 5 नंबर के हिसाब से ही करना, 10 के हिसाब से नहीं करना ना, वो कहेगा। तो देखो अब ध्यान से, अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इनवर्स, ए ट्रांसपोज का इनवर्स। और मैंने आपको क्या बताया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इनवर्स का ट्रांसपोज सी। तो यही करेंगे, ए इनवर्स जो आया था इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए इनवर्स क्या आया था, -3 2 +2 -2 1 1 और -4 2 और 3, और इसका हमें क्या लेना है, ट्रांसपोज। और सी मैट्रिक्स के आपके पास 10 8 7। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। अब हम उस तरफ चलते हैं। ट्रांसपोज लो, बताओ बच्चों, बताओ मुझे। देखो -3 -2 -4 कॉलम वाइज, -3 -2 -4। नेक्स्ट 2 1 2 2 1 2 और इससे नेक्स्ट 2 1 3। ठीक है, 2 1 3। सी मैट्रिक्स क्या थी आपकी, 10 8 7। करो मल्टीप्लीकेशन रो की कॉलम से, तो -30 +16 +14 -20 +8 +7 -40 +16 +21। करो 16 और 14 30, 30 - 30 0। नेक्स्ट 8 7 15 -5। नेक्स्ट 40 और ये कितने हो गए हमारे, 6 और 1 7 37 हो गए ना ये, तो ये आ गया -3। तो आपकी XYZ की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5 और z की वैल्यू -3। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।